सो फॉर द एंशिएंट हिस्ट्री पार्ट, आज का जो हमारा लेक्चर होगा, सबसे पहले तो हम दो चीजों को यहाँ पे कवर करेंगे। फर्स्ट चीज जो हम कवर करेंगे, आज हम समझेंगे टाइमलाइन, कि एज पर द टाइमलाइन हमें कौन कौन सी डायनेस्टीज को पढ़ना होता है, या कौन कौन से हमारे जो राजा हैं वो एक के बाद क्रोनोलॉजी वाइज आए हैं। क्योंकि अगर आप दोनों एग्जाम को देखोगे, चाहे आप यूपीएससी वाले हो या यूकेपीएससी वाले हो, दोनों में आपको एक तरह के क्वेश्चन तो बहुत बार देखने को मिलेंगे जिसमें वो टाइमलाइन पूछता है ना, क्रोनोलॉजिकल मैनर में लगाने को पूछता है कि कौन पहले आया कौन बाद में आया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन ये आया था यूपीएससी का, मैं अगर बताऊं तो उसने 6 डायनेस्टीज को पूछा था 2023 में। अगर किसी ने 23 का पेपर देखा होगा तो 6 डायनेस्टीज पूछी थी उसने, और उसमें से कितना पूछा था कि इनको क्रोनोलॉजी वाइज लगाओ 1 2 3 4। बिल्कुल, इसको बुला रहे थे। तो यूपीएससी ने पूछा था क्रोनोलॉजी वाइज 6 डायनेस्टीज के बारे में, और उन्होंने बस इतना सा पूछा था कि भैया इनको फ्रॉम द अर्लीस्ट टू द लेटेस्ट लगाना है। अब अर्लीस्ट टू द लेटेस्ट में क्या फर्क आता है कि कौन पहले आया था कौन बाद में आया था, और इस तरीके से आपको क्रोनोलॉजी देखनी है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है यूजुअली आपको हर दूसरे साल या तीसरे साल में देखने को मिल ही जाएंगे। तो सबसे पहले तो आज हम वही करेंगे कि हम अपनी टाइमलाइन को समझेंगे कि भैया कहाँ से चीजें शुरू होंगी, किस तरीके से, कौन सा ईयर होगा, ठीक है, कौन कौन सी सेंचुरी की हम बात करेंगे। इतनी चीज क्लियर हुई आप सबको? ठीक है, उससे पहले हिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक जनरल वार्निंग दे देता हूँ, है ना। ये सबके लिए होती है कि हिस्ट्री इज अ काइंड ऑफ बोरिंग सब्जेक्ट। ये भ्रांति है लोगों के बीच, है ना। सबको लगता है कि हिस्ट्री पढ़ेंगे नींद आने लग जाती है। किसी के साथ हुआ रात को नींद नहीं आती तो वो हिस्ट्री की बुक खोल के बैठ जाता है और फिर 10 मिनट में एकदम प्यारी वाली नींद आती है। हुआ है किसी के साथ? हाँ, तो वो नहीं करेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। हम ट्राई करेंगे इस तरीके से हिस्ट्री पढ़ने की कि आप लोगों को खुद से उसमें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्टर देखने को मिले। अब जब हम हिस्ट्री की बात करेंगे तो शुरुआत तो देखो बहुत लंबी है ना, बट हमें कहाँ कहाँ पे फोकस करना है। तो इस पूरी टाइमलाइन में मैं आपको इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज मार्क कराऊंगा। आप बस उनको क्या करना, जैसे नोट्स बनाने के लिए ये जो टाइमलाइन वाला है साथ साथ लिख लेना, क्योंकि ये टाइमलाइन इंपॉर्टेंट है। ये जितना आप लिखोगे उतना बेटर आपको याद रहेगा। सो जो टाइम की शुरुआत होती है या हिस्ट्री की शुरुआत होती है, तो देयर आर 3 काइंड ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, सबसे पहली होती है प्रोटो हिस्ट्री, मतलब मैं लिख दूंगा बट समझने के लिए पहले समझ लेते हैं। पहले आप आराम से समझो, रिलैक्स होकर बैठ जाओ, है ना। जैसे आराम से मूवी देखते हैं, धुरंधर देख ली सब लोगों ने? अरे यार क्या कर रहे हो? ठीक है, पढ़ाई करनी है लेकिन जिंदगी भी जीनी होती है साथ में। हम लोगों ने अपनी जिंदगी पढ़ाई में वेस्ट करी है, आप लोग मत करना। ये मतलब एक सजेशन है, ठीक है। साथ साथ जिंदगी जीते रहना, एग्जाम निकलते रहेंगे। हमने भी एग्जामों की बात करें तो बहुत सारे तमगे लगे हैं यहाँ पे, पर फाइनल सिलेक्शन नहीं होता तो फिर ये रिग्रेट रहता है यार जिंदगी जी लेते इससे बढ़िया, है ना। तो साथ साथ बाकी चीजें भी करना। तो थोड़ा आराम से रिलैक्स होकर बैठो और बस समझने पे फोकस करो, ठीक है। मेरी क्लास का हमेशा ये नियम रहता है, लिखना कम है समझना ज्यादा है, क्योंकि हिस्ट्री मैं हमेशा कहानी की तरह पढ़ाता हूँ, और बचपन में नानी दादी से जो कहानियां सुनी है वो कहीं ना कहीं आज भी हमारे जहन में टिकी रहती है। चाहे हमें उसके एग्जैक्ट फैक्ट याद ना हो, बट कहानियां याद रहती है। अगर आपको कहानी भी आप समझ गए हिस्ट्री की, तो इतना तो मैं डैम श्योर हूँ कि आप हिस्ट्री के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ना बहुत आराम से सॉल्व कर लोगे। क्रोनोलॉजी वाला तो बहुत इजीली हो जाएगा। हाँ, जो इसके अंदर का डिटेल फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होगी कि कौन सी पॉलिसी कौन सा राजा लाया, ठीक है, या किसने कब कौन सा चेंज किया, ये सारे क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए जब होगा ऐसा तब मैं आपको डिटेल में बता दूंगा कि यार ये पर्टिकुलर फैक्ट है, इसको जरूर रख लेना, उसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, उसको रख लेना, ठीक है। और एक बहुत सिंपल सी चीज होती है कि बहुत से बच्चे ना हिस्ट्री समझने की कोशिश करते हैं। हिस्ट्री समझने की चीज नहीं, हिस्ट्री याद करने की चीज है, ठीक है। हिस्ट्री जीने की चीज है। एक बहुत इंपॉर्टेंट फिलोसफर थे, अगर आप लोगों ने यूपीएससी के पेपर देखे होंगे, एसए का पेपर देखा होगा, तो उसमें एक इंपॉर्टेंट कोट आया था एक बार, हिस्ट्री ऑलवेज रिपीट इटसेल्फ, या टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर यू मस्ट अंडरस्टैंड योर हिस्ट्री। सुना है किसी ने ये कि अगर आपको भविष्य की जानकारी चाहिए तो आपको हिस्ट्री को पढ़ना पड़ेगा? ऐसा क्यों कहा किसी ने? क्या लगता है क्यों बोला होगा किसी भी दार्शनिक ने ऐसा कोट? आप बताओ। कोई भी जो दार्शनिक होता है वो ऐसे फालतू की बातें क्यों कर जाता है, और यूपीएससी फिर पागल हो जाता है यूकेपीएससी की भाई इस पे ऐसे लिख दो। भाई हमें क्या पता वो बंदा क्या कह गया करोड़ों साल पहले, और हम क्यों उस पर बैठ के अब अपना माथा पच्ची करें,
है ना। बहुत से बच्चे होते हैं, जैसे मैं बेसिकली प्रॉपर साइंस बैकग्राउंड से रहा हूँ, मैंने ग्रेजुएशन भी अपना बीएससी में करी है, बाद में हिस्ट्री पढ़नी शुरू करी है, लेकिन शुरुआत में तो यही रहता था कि यार जो मर गया सो मर गया, मेरे को उसकी कबर उखाड़ के करना क्या है, या मेरे को क्यों याद करना है कि वो क्या करके गया या क्यों करके गया, मुझे अपनी लाइफ से मतलब है ना। बट यूपीएससी पूछता है तो पढ़ना पड़ेगा। तो हिस्ट्री को अगर किसी को नहीं लगता कि यार क्यों हमें पढ़ना है, सिंपल इतना समझ लेना किसी भी सब्जेक्ट के लिए कि यार ये एग्जाम की डिमांड है, जो हमें बनना है उसके लिए अगर ये प्राइमरी रिक्वायरमेंट है तो वो रिक्वायरमेंट हमें पूरी करनी ही है एनी हाउ। अब वो चाहे हंस के करे चाहे रो के करे, अब दोनों ऑप्शन है, हंस के करो या रो के करो। अब आप बताओ कैसे करोगे, हंस के करोगे ना। हाँ तो बस ठीक है, मैं ट्राई वही करूंगा कि अगले 2 महीने में हिस्ट्री आपको हंसते हंसते पढ़ा दूं ताकि आपको याद रहे। रोते रोते पढ़ाऊंगा तो 10 दिन में सारे गायब हो जाओगे यहाँ से। मतलब बहुत से तो ये सोचेंगे छोड़ो यार 7:30 बजे कौन अपनी नींद खराब करके आए, यार आदमी आएगा फिर कुछ ना कुछ सुनाने लग जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा अच्छे से इसको करते हुए चलेंगे। सो एज आई वाज सेइंग, सो हिस्ट्री के आपके 3 पार्ट है। सबसे पहली होती है प्रोटो हिस्ट्री, फिर आती है प्री हिस्ट्री एंड देन हिस्ट्री। किसी को पता है इन तीनों में क्या फर्क होता है? एक सेकेंड, ये उल्टा कर दे। प्री प्रोटो, प्री यहाँ पे है, प्री हिस्ट्री और प्रोटो यहाँ पे, ठीक है। हाँ जी बताओ, किसी को पता है यहाँ पर क्या फर्क होता है? इन तीनों को हमने डिवाइड किया है तो कोई तो क्लासिफिकेशन लिया होगा, है ना, कि मतलब कोई तो एक कैरेक्टरिस्टिक हमने उठाया होगा कि जिसके बेसिस पे हमने इन तीनों को अलग अलग डिवाइड किया है, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। किसी को आइडिया है ये वाला? हाँ जी बताओ। यस, ओके ओके, जिसके रिटन एविडेंसेस मिल जाते हैं। कोई और इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करेगा? मतलब इन्होंने बहुत अच्छा आंसर दिया है, मतलब आप क्लोज गए हो उस आंसर, जो हम एग्जैक्ट क्लासिफिकेशन लेते हैं ना उसके बहुत क्लोज गए हो। 19-20 का फर्क है। हिस्ट्री के कोई एविडेंस नहीं, प्री प्री हिस्ट्री के कोई एविडेंस नहीं मिले हैं, रिटन एविडेंस नहीं मिले हैं। गुड, ठीक है, ठीक है, उन्हें डिसाइफर नहीं किया गया है, वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड और रीड देम, ठीक है, ओके गुड, ठीक है। तो वो जो 19-20 का फर्क था वो यही था, आप 19 पहुंचे या 20 पहुंचे, है ना। सो यहाँ पर बेसिकली फर्क क्या डाला गया प्री में, प्रोटो में एंड हिस्ट्री में? प्री बेसिकली बात करता है यहाँ पर कि भैया एविडेंसेस तो मिले हैं, बट क्या रिटन एविडेंसेस मिले हैं, मतलब वेदर देयर इज अ लैंग्वेज जिसमें उन्होंने हमसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी भी अपने दोस्त से, है ना, या आप लोगों की भाषा में बोलूं, आजकल चल रहा है ना एक वो इंस्टाग्राम का ट्रेंड, महिला मित्र, पुरुष मित्र, पसंदीदा मित्र वगैरह जो भी चलता रहता है, तो अगर कम्युनिकेट करना होता है तो हम किसका सहारा लेते हैं? लैंग्वेज का सहारा लेते हैं, ठीक है, कोई रिटर्न लैंग्वेज का सहारा लेते हैं। सो प्री हिस्ट्री में क्या है कि आपको कोई लैंग्वेज नहीं मिली है, आपको सिर्फ पिक्चर्स मिली हैं स्टोन एज में। उन्होंने भाई किस तरह के चलचित्र, इस तरह के चलचित्र बना रखे हैं, ऐसे आदमी इस तरीके से, तो इस तरह के चलचित्र आपको देखने को वहां पे मिले हैं। अब ये जो चीजें हैं इससे हम ये तो समझ पा रहे हैं कि वहां की सोसाइटी में होता क्या होगा, बट एग्जैक्ट अंदाजा लगाना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है कि भाई हो क्या रहा है, ठीक है। अब आप देखोगे कि 4 आदमी नाच रहे हैं और उनके बगल में एक हाथी का चित्र बना है, उसके बगल में एक बाघ का चित्र बना है, तो इनसे आप एक कहानी तो गढ़ सकते हो, लेकिन क्या आप एग्जैक्ट उस समय का आइडिया लगा सकते हो कि उस समय एग्जैक्टली यही रहा होगा? हम ये आइडिया नहीं लगा पाएंगे, क्लियर। तो ये जो आइडिया लगाना होता है वो कैसे पता लगेगा? जब कोई लिख के बताएगा कि यार उस समय ना ये चीजें हुई, जैसे बाद में हिस्टोरियंस ने हमें बताया कि भाई इस राजा के काल में हमको ये पर्टिकुलर चीज देखने को मिली, ठीक है। तो यहाँ पर ये चित्र मिले तो हम ये कह सकते हैं कि भैया इसको हम ये वाले में कोई हमें लैंग्वेज नहीं मिली, कोई रिटन एविडेंस नहीं मिला कि जिससे हम पता लगा सके क्या है, बस हमें क्या मिले हैं, कुछ पिक्चर्स मिली है जिनसे हम देख के अनुमान लगा पा रहे हैं। फिर आती है सेकंड प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री में हमें लैंग्वेज मिली है, ठीक है, हमको दिखा है, वहां पर लिखा हुआ दिखा है कि भैया उन्होंने कुछ स्क्रिप्ट बनाई है, ठीक है। जैसे हम लोग हिंदी की अगर बात करें तो हिंदी कौन सी स्क्रिप्ट में पढ़ते हैं हम? देवनागरी स्क्रिप्ट में, है ना। तो हमको यहाँ पर कोई ना कोई स्क्रिप्ट मिली है, बस प्रॉब्लम ये है वी आर नॉट एबल टू डिसाइफर इट येट। आज तक हम उसे नहीं खोज पाए।
हमें नहीं पता कि ये लिखा क्या है। अगर मैं हड़प्पा सिविलाइजेशन, और यहाँ पर सबसे ज्यादा आता है हड़प्पा, ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन, अगर मैं इनकी बात करूं तो हमें इनका पूरी स्क्रिप्ट देखने को मिली है, और ज्यादा बड़ी नहीं है, 400 से 500 शब्दों की ही स्क्रिप्ट है, बट आज तक हम उसे पढ़ नहीं पाए। क्यों नहीं पढ़ पाए? देखो यहाँ पर जो प्रॉब्लम आई है ना, वो सिर्फ इतनी सी आई है कि जो डिसाइफर करने की बात है, इनकी जो स्क्रिप्ट है वो बड़ी अजीब सी स्क्रिप्ट है, जिसे हम पिक्टोग्राफिकल स्क्रिप्ट बोलते हैं। उसमें यूज किया गया है पिक्चर्स का, जैसे इजिप्शियंस है ना, ठीक है, तो इजिप्शियंस ने जिस तरीके से पिक्चर बनाई है अपने टूम्स में, आप देखोगे कि एग्जाम्पल के तौर पे आपने कभी देखा हो, इजिप्शियंस के जितने भी टूम्स है वहां पर उन्होंने पिक्चर्स बनाई है, सेम कहीं ना कहीं वैसा का वैसा आपको यहाँ हड़प्पा में देखने को मिलेगा। बट हिस्टोरियंस ने हड़प्पा की स्क्रिप्ट पढ़ चुके हैं, वो सॉरी इजिप्ट की स्क्रिप्ट पढ़ चुके हैं, उन्हें पता है वहां पर क्या लिखा है, उसका ट्रांसलेशन हमारे पास अवेलेबल है, बट हड़प्पा का आज तक हम ट्रांसलेट नहीं कर पाए। दैट्स व्हाई वी कंसीडर्ड हड़प्पन हिस्ट्री अंडर दी कैटेगरी ऑफ प्रोटो हिस्ट्री। इसको हम कहाँ पर रखते हैं? प्रोटो हिस्ट्री के अंतर्गत इसे रखेंगे। क्लियर? इसके बाद आ जाती है हिस्ट्री। भैया रिटन एविडेंस भी मिले हैं और टचवुड हम इसे पढ़ भी पा रहे हैं, ठीक है। अगर हम इसे पढ़ पा रहे हैं तो हम समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा होगा। तो सबसे पहले बताओ, ये 3 क्लासिफिकेशन समझ आए हिस्ट्री की हिस्ट्री को क्लासिफाई कैसे किया गया है। अब हमारे काम का जो होता है, हमें वैसे तो तीनों पढ़ना है। हम शुरू करेंगे स्टोन एज से, ठीक है, जहां पर मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा कि स्टोन एज में क्या था, कौन सी साइट पे क्या था। ये वाली इट इज काइंड ऑफ अ फैक्चुअल हिस्ट्री, इसमें बस आपको ये फैक्ट याद करना है, ठीक है। जैसे स्टोन एज को मैं 3 हिस्सों में डिवाइड करूंगा, ठीक है, पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, 3 हिस्सों में डिवाइड करूंगा। बस आपको याद क्या करना है, देखो जो चीज ज्यादा फैक्चुअल हो या जो चीज समझना है, मेरे को किसी ने बहुत अच्छी चीज समझाई थी कि यूपीएससी की प्रिपरेशन में एक चीज ध्यान रख लेना, या किसी भी एग्जाम की करो, जो समझ नहीं आ रहा है और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट उसे रट डालो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि अगर आप समझने जाओगे, परेशान आप तब होगे जब आप समझने जाओगे। अगर आपने दिमाग बना लिया कि भाई मुझे बस एग्जाम के लिए पढ़ना है, और आपको पता है कि क्यों पढ़ना है, व्हेन वी नो व्हाई वी वांट टू डू, देन आपके लिए वो चीजें करनी थोड़ी आसान हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, ये सवाल वैसे आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है, मेरे से भी पूछा गया है, ठीक है, तो मैं भी जस्ट ऐसे ही पहली क्लास में हर बच्चे से पूछ लेता हूँ, वाई यूपीएससी, वाई यूपीएससी। वो तो और टेक्निकल जाते हैं, वो तो जो हमने अपनी क्या बोलते हैं प्रेफरेंसेस दी होती हैं। जैसे मैंने यूपीएससी का इंटरव्यू दिया था 2024 में, सीएपीएफ का, पर्टिकुलरली सीएपीएफ भी सेम बोर्ड में ही, मतलब जो यूपीएससी के लिए बोर्ड बैठता है सिविल्स के लिए, वही सीएपीएफ के लिए भी बोर्ड बैठता है। तो मेरे से भी उन्होंने पूछा था वाई सीएपीएफ। तो अगर मैं आप लोगों में से पूछूं वाई व्हाटएवर एग्जाम यू आर प्लानिंग टू गिव, वाई इज इट? किसी को पता है वो यहाँ पर क्यों बैठा है? हाँ जी, आप क्यों बैठे हो यहाँ? वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, वेरी गुड, करना है, बनने के बाद करना जरूर। हाँ जी, बाकी लोग पहली पहली क्लास है, इसलिए मैं बस सुनता हूँ, पढ़ाता हूँ और बस आप लोगों की ओपिनियन सुनता हूँ। जब हम लोग कंफर्टेबल हो जाएंगे तब उसके बाद थोड़ा सा ग्रिल करेंगे आपको, क्योंकि ग्रिलिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। हाँ जी, और कोई बोलेगा क्यों उसे बनना है, या मम्मी पापा के डर से कौन बैठा है? पहले ही बताओ कि पापा ने बोला बनना है तो बनना है, ऐसे तो नहीं वो करके तो नहीं कोई बैठा है यहाँ, सब अपनी मर्जी से बैठे हो? नहीं, अगर बैठे हो तो हेबियस कॉर्पस लगा सकते हो आप अपने पे। किस किस को ये जोक समझ आया पहले बताओ, और कौन था जिसपे पल्ले नहीं पड़ा मैं क्या बोली? आपको नहीं पता लगा, ठीक है। क्वालिटी में एक टर्म होती है हेबियस कॉर्पस, उसका मतलब होता है अगर आपको किसी ने जबरदस्ती डिटेन किया है तो यू कैन अप्लाई फॉर हेबियस कॉर्पस और आपको वहां से बचा के निकाल लिया जाए। तो अगर किसी ने जबरदस्ती बिठाया आपको यहाँ पे, यू कैन अप्लाई हेबियस कॉर्पस, ठीक है। चलो बैक टू द टॉपिक। हाँ भाई, क्यों बनना चाहते हो? यहाँ से शुरू करते हैं, फ्रंट बेंचर्स के पास हमेशा जवाब होते हैं। व्हाई यू वांट टू बिकम एन पब्लिक सर्वेंट? है कोई पर्टिकुलर जवाब या सोचोगे? क्योंकि देखो, अगर बहुत अच्छा अच्छा चला, मैं आप लोगों को बताता हूँ, आपके 2 फ्यूचर वर्जन हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ से अगर सब अच्छा अच्छा चला
तो अगले 1.5 साल में आपको इंटरव्यू देने की जरूरत पड़ेगी। सब कब जब अच्छा अच्छा चले, और सब अच्छा अच्छा नहीं चला तो शायद ऐसा हो कभी वहां तक पहुंचे भी ना। तो अब देख लो, आपके पास ऑप्शन है, आप इन दोनों वर्जन में से कौन से वर्जन के साथ जाना चाहते हैं। इट इज अप टू यू, ठीक है, बेस्ड ऑन योर हार्ड वर्क एंड योर कमिटमेंट। जितना हार्ड वर्क करोगे उतनी जल्दी ये वर्जन आपके सामने आता जाए। बट सवाल तो पूछेंगे ना वो फिर भी। तो अगर अच्छे वर्जन की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हो तो सवाल का जवाब तो ढूंढ लो पहले, वाई। चलो ठीक है, आप लोग ढूंढ के आने वाले जवाब। ओके, मैं बस इसलिए डालता हूँ ये वाला सवाल ताकि आप लोगों को पता हो। अब जैसे हिस्ट्री पढ़नी है, उसका वाई मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया। क्यों पढ़नी है हिस्ट्री भाई? इससे हमें कुछ जानने को मिलेगा नहीं, ठीक है, जानने को तो नहीं मिलेगा, बस उतना जानने को मिलेगा जो आपके एग्जाम के लिए नेसेसरी है, ठीक है, सिर्फ उतना पढ़ेंगे जितना हमारे एग्जाम के लिए नेसेसरी है। अगर आपको पूरा हिस्ट्री पढ़नी है तो भाई मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा आप मास्टर्स करो हिस्ट्री में, आप पीएचडी करो हिस्ट्री में, और जैसे हमारे बाकी स्टूडेंट हैं उनकी तरह रिसर्च करो। बट अगर आपको सिर्फ एग्जाम निकालना है तो जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो पूछ रहा है हमारा बोर्ड, ठीक है, उसको पढ़ो और खत्म करते हैं। सो जैसे हमने हिस्ट्री के क्लासिफिकेशन पढ़ी यहाँ पे, अब हम चलते हैं टाइमलाइन के ऊपर कि टाइमलाइन जो हम पढ़ेंगे वो कहाँ से कहाँ तक शुरू होगी और कब तक जाएगी। इसको थोड़ा सा लिख लेना है। सो यहाँ पर जब आप टाइमलाइन की बात करोगे तो शुरू होते हैं हम पेलियोलिथिक से, ठीक है, पेलियोलिथिक से। इसे हम ओल्ड स्टोन एज भी बोलते हैं, ठीक है। अगर कहीं पे हैंडराइटिंग में थोड़ा ऊपर नीचे लगे, साइंस वाला हूं तो थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है। तो पेलियोलिथिक इट इज कॉल्ड ओल्ड स्टोन एज एरा, पूरा पाषाण काल हिंदी में बोलते हैं, पूरा पाषाण काल, मतलब ओल्ड एज ध्यान रखना, इसे ओल्ड स्टोन एज होती है। इसका जो टाइम पीरियड होता है दैट इज बिफोर 10,000 BCE, ठीक है। आप लोगों ने बेसिकली पुरानी हिस्ट्री की बुक में BC और AD पढ़ा होगा, है ना। अब हमने वो क्लासिफिकेशन चेंज कर दिया, हम उसे BCE या CE बोलते हैं, कॉमन एरा। पहले का पता था क्या था? BC का मतलब बिफोर क्राइस्ट और AD, ठीक है। अब यूजुअली हम लोग यूज करने लगे हैं BCE और CE, तो हम भी इसी नए क्लासिफिकेशन के हिसाब से चलेंगे। सो यहाँ पर ये हो गया 10,000 BC के लगभग। फिर आता है आपका मेसोलिथिक, ठीक है, मेसोलिथिक, ठीक है। इसको आप बोल सकते हो मिडिल स्टोन एज, और ये लगभग लगभग है आपका 10,000 BCE से लेके 6,000 या 6,000 CE के लगभग, सॉरी BCE। ओके, ये क्लियर हुआ सबको? इसके बाद आता है आपका नियोलिथिक, ठीक है, इसे न्यू स्टोन एज भी बोला जाता है, और ये लगभग लगभग 6,000 BCE से लेके 4,000 BCE तक है। सो ये तो पार्ट हो गया हमारा किसका? प्री हिस्ट्री का पार्ट, जो मैंने आपको बताया, ठीक है। इसके बारे में हमें सिर्फ 3 चीजें याद रखनी है कि इसके बारे में हमें सिर्फ कैसे एविडेंसेस मिले हैं, पिक्टोरिकल एविडेंसेस मिले हैं, कोई रिटन स्क्रिप्ट नहीं मिली, ठीक है, इन्होंने कोई भाषा के थ्रू हमसे कम्युनिकेट करने की कोशिश नहीं करी, तो हमें पता भी नहीं है। हमें सिर्फ क्या मिले हैं? पिक्टोरिकल एविडेंस मिले हैं, जिससे कि हम बस ये बता सकते हैं कि भैया उस समय सोसाइटी में क्या चल रहा होगा, ठीक है, और अनुमान ही लगाया जाता है। जैसे इसके कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं आगे चलते हुए आपको जरूर बता दूंगा, जैसे कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स कब होना शुरू हुआ, ठीक है, हम जो क्या बोल सकते हैं चरवाहों से सेटलर्स कब बने। पहले लोग क्या होते थे? घूमते रहते थे, ठीक है, पूरी की पूरी कम्युनिटी एक साथ घूमती रहती थी, तो सब क्या थे? वॉन्डरर्स थे। उन वॉन्डरर से हम परमानेंट सेटलमेंट की तरफ कब बढ़े, मतलब परमानेंट सेटलमेंट यानी कि जो सेटलर्स थे कि जिन्होंने एक जगह पे रुके, अपने खेत बनाए,
ठीक है, एग्रीकल्चर कब करना शुरू किया, तो ये वाली चीजें जब हम स्टोन एज पढ़ेंगे तब भी बता दूंगा, लेकिन आपको ओवरव्यू होना चाहिए कि यहाँ पे पढ़ना क्या है। तो इस पूरे में आपको यही याद रखना है कि ये जो चेंज आया है एक वन टाइप ऑफ हमारा लिविंग से, जो हमारा लाइफस्टाइल है, उससे जो सेकंड टाइप ऑफ लिविंग में जो उन्होंने ट्रांजिशन किया है वो आपको पढ़ना है। ठीक है, फिर यहाँ पर सोसाइटी में होता क्या था, किस तरह के हथियार हमारे पास हुआ करते थे, किस तरह के जानवर थे, हमारा जो फूड ऑब्टेन करने का तरीका वो कैसा था। ठीक है, कब हम वेजिटेरियन की तरफ बढ़े, यानी कि कब हमने एग्रीकल्चर करना शुरू करा, कब हमने डोमेस्टिकेशन करना शुरू करा एनिमल्स का, जिसमें डॉग को हमने सबसे पहले डोमेस्टिकेट किया। क्लियर, हम सब बोलते हैं ना डॉग इज अवर मतलब क्लोजेस्ट फ्रेंड टू ह्यूमन, तो वो कहाँ से शुरू हुआ, वो स्टोन एज से शुरू हुआ, क्योंकि सबसे पहले अगर हमने किसी को डोमेस्टिकेट किया तो वो डॉग ही था। उसके बाद गायों को कब हमने डोमेस्टिकेट किया, डेयरी की तरफ हम कब बढ़े। ठीक है, पिसीकल्चर, पिसीकल्चर का मतलब पता है किसको, मछली पालन जिसे हम बोलते हैं, पिसीकल्चर अगर किया तो कैसे किया। कपास की खेती जिसे हम कॉटन बोलते हैं, कॉटन की खेती हमने कब करनी शुरू करी। ये सारे छोटे छोटे फैक्ट्स के फॉर्म में आपके सामने आएगा, बट जब पढ़ोगे तो पूरी कहानी पढ़नी पड़ेगी, तभी ये छोटी छोटी चीजें समझ आएंगी। समझ आया, क्लियर हुआ क्यों पढ़ना है, कैसे पढ़ना है ना। ओके, इसके बाद हम चलेंगे किसकी तरफ, एक और इसमें एज आती है, ये तो हो गई स्टोन एज, फिर आती है चैल्कोलिथिक एज। ठीक है, चैल्कोलिथिक एज में बेसिकली हम किसके बारे में बात करेंगे, कॉपर के बारे में बात करेंगे। तो चैल्कोलिथिक इज अबाउट कॉपर एज। चैल्कोलिथिक, ठीक है, ध्यान रखना ये लिथिक का मतलब ही स्टोन होता है। तो चैल्कोलिथिक मतलब कॉपर और स्टोन, जिसमें कॉपर भी आ गया हो और स्टोन भी कहीं ना कहीं चल रहा हो। ऐसा नहीं होगा कि कॉपर ही कॉपर है, सिर्फ स्टोन नहीं है, क्योंकि हमारे जो मेटल्स की डिस्कवरी हुई है वो धीरे धीरे हुई है। आयरन तो हमने बहुत लेट में खोजा, सोचो पूरा का पूरा जो हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन है AKA हड़प्पा, वो कौन सी एज का पार्ट होता है बताओ, चैल्कोलिथिक। देखो वो दो एज में आप कंसिडर कर सकते हो, वहां पर कॉपर भी देखने को मिलेगा एंड ब्रॉन्ज भी देखने को मिलेगा, उसे हम ब्रॉन्ज एज भी बोलते हैं और कॉपर एज भी बोल सकते हैं। उसके बाद हम किस में जाएंगे, वैदिक सोसाइटी, जब आर्यंस ने इन्वेड कर दिया, हड़प्पन्स को हटा दिया आपने यहाँ से। ठीक है, और हड़प्पन्स हट गए तो वहां पर आके कौन सेटल हुए, आर्यंस सेटल हुए। ये कहानी आप पढ़ोगे, ठीक है, तो जब ये कहानी पढ़ोगे तो इसमें बेसिकली दो तीन मतलब वर्जन हैं इसके, हर किसी ने अपना अपना वर्जन दिया हिस्टोरियंस ने। ठीक है, जैसे हम लोग यूपीएससी में जो फॉलो करते हैं दैट इज द वर्जन ऑफ बिपिन चंद्रा। तो बिपिन चंद्रा की किताब आप पढ़ोगे, मतलब ज्यादातर हिस्ट्री की किताबों में बिपिन चंद्रा का रेफरेंस आपको देखने को मिलेगा। सो यहाँ पर जब आप देखोगे कि तो जो मेटल्स है वो कैसे कैसे, पहले पत्थर हुआ करते थे, उसके बाद कॉपर आया, फिर ब्रॉन्ज आया, और उसके बाद जाके कहीं पर आपको आयरन देखने को मिलेगा। और जैसे ही आयरन की डिस्कवरी, एक सडन चेंज आया है सोसाइटी में। किसी भी नई डिस्कवरी के पीछे या किसी भी नई डिस्कवरी के बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, एक चेंज देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते आप दो शब्द तो बहुत ज्यादा, मतलब ये एक फन फैक्ट की तरह इसको समझ लो। डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन डिस्कवरी एंड इन्वेंशन? यूजुअली हम इन्हें बहुत क्लोज मानते हैं कि यार दोनों ना बहुत आसपास आसपास के शब्द हैं, बट मेन डिफरेंस क्या होता है इनके बीच? ठीक है, यस, दिस इज द एग्जैक्ट डिफरेंस कि लाइक व्हाइल डिस्कवरिंग वी आर डिस्कवरिंग, मतलब हम कोई नई चीज नहीं बना रहे, जो ऑलरेडी नेचर में है पहले से, हम बस उसको खोज के दुनिया के सामने ला रहे। जैसे मेरे को बताओ, जो फायर है उसकी डिस्कवरी हुई कि इन्वेंशन हुआ? इन्वेंशन हुआ, मतलब उससे पहले आग थी ही नहीं दुनिया में। बताओ, डिस्कवरी होगी कि इन्वेंशन होगा, बताओ। देखो आप पब्लिक सर्वेंट बनने वाले हो तो सबसे इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कॉमन सेंस, रीजनिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, कि किसी भी चीज के पीछे आपके पास तर्क होने चाहिए। रीजनिंग को बोलते हैं तर्क, मतलब तार्किक होनी चाहिए आपकी सोच। ठीक है, तो कोई भी चीज आप बोल रहे हो उसके पीछे तर्क होना चाहिए, और वो तर्क किसी ना किसी पर्टिकुलर ओपिनियन पे बेस्ड होना चाहिए कि यार मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। और मैं आप लोगों को ये बोलूंगा कि आप लोगों को अपने ओपिनियन स्ट्रांगली रखने आने चाहिए, है ना, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल बोल के गए थे कि पब्लिक सर्विस विल बी द स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया। सोचो अगर हमारी स्टील फ्रेम बिल्कुल चुपचाप रहे तो कैसा रहेगा।
ठीक है। तो कोई भी ओपिनियन है, मेरी क्लास में तो आप लोग फ्री हो, कुछ भी पूछना है आप पूछ सकते हो एनी हाउ। और एक दूसरा रूल है कि भाई डाउट इस क्लास से बाहर नहीं जाना चाहिए। ऐसे नहीं कि डाउट हो तो किसी और से जाके पूछो, पूछना है मेरे से पूछो, और अगर क्लास में डाउट आया तो उसी समय पूछो, ठीक है। क्योंकि डाउट्स बहुत डेंजरस होते हैं हमारे लिए जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है। मेरी प्रिपरेशन के टाइम पे मुझे एक छोटा सा डाउट आया तो मैं आज तक उसमें कंफ्यूज होता हूँ, मैंने चाहे उसे 10 बार पढ़ लिया हो, पर क्लास के टाइम पे चलो मैं भी तो लड़का ही था, जवान ही था, मेरा भी ध्यान कहीं और चला गया था, तो मेरा वो डाउट क्लियर नहीं हुआ। तो वो आज तक मेरे दिमाग में वो डाउट है कि यार इसका बेसिक क्या है, चाहे मैंने पढ़ लिया हो, क्वेश्चन भी सॉल्व होते हो, बट वो क्वेश्चन कभी आता है एग्जाम में तो एकदम से थोड़ा सा यार सब याद करना पड़ता है। अच्छा, बाकी जो डाउट्स मैंने क्लास में सॉल्व किए वो एकदम फटाफट वहां पर रिकॉल हो जाता है, ठीक है। तो डाउट नहीं लेके जाना है बाहर, ये चीज क्लियर हुई। चलो चैल्कोलिथिक एज की बात करें तो चैल्कोलिथिक एज आपकी कहाँ से कहाँ तक है, तो इसको लगा लो आप 4000 से लेके 1000 के लगभग तक। 4000 BCE से लेके 1000 BCE तक। क्लियर। और इसी चैल्कोलिथिक एज का एक सब पार्ट मैं आपको बता देता हूँ। इसी चैल्कोलिथिक एज का एक सब पार्ट है जिसे हम हड़प्पा सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। अब वैसे तो टेक्निकली आपको बोलूं तो दैट इज इंडियन इंडस वैली सिविलाइजेशन, बट बहुत सी किताबों ने आप हड़प्पन सिविलाइजेशन भी उसे पढ़ोगे, ठीक है। तो मैं दोनों को रेफर कर दूंगा, जिसने जिस हिसाब से बचपन से पढ़ते आए हो उस हिसाब से आप उसको डिटेल में रख लेना। तो यहाँ पर आएगी आपकी इंडस वैली, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, बहुत सारी किताबों में इसका टाइम पीरियड आपको पीछे का भी मिलेगा, बट यूजुअली हिस्टोरियंस करते क्या है, यूजुअली हिस्टोरियंस एक सिंपल सी चीज करते हैं, कोई भी सिविलाइजेशन है उसका टाइम पीरियड सिर्फ वो लिया जाता है जब वो अपने पीक पे रही हो, मतलब जब वो सिविलाइजेशन मेच्योर होगी हो। तो जो मैं यहाँ पे टाइम पीरियड लिखवा रहा हूँ दैट इज ऑफ द मेच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन, और एग्जाम में भी हमेशा मेच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन का ही टाइम पीरियड पूछा जाएगा। नहीं तो पूछने को तो वो भाई वो 4000 तक, मतलब ये लगा लो 4000 से भी आपकी हड़प्पन सिविलाइजेशन आप मान सकते हो, बट जो एग्जैक्ट हड़प्पन सिविलाइजेशन है जो मैच्योर होगी, किसी भी सिविलाइजेशन के 3 फेज होते हैं, अर्ली फेज, मैच्योर फेज और लेटर फेज। अर्ली फेज में वो बिल्ड हो रही होती है, सारी चीजें बन रही होती है, सारे सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिकल सिस्टम, ठीक है, सोशल बिलीफ्स, ये सब बन रहे होते हैं। और वो प्रचंड रूप में या वो एग्जैक्टली सोसाइटी में दिखेंगे कब, आम लोगों में कब दिखते हैं, जब वो कौन से फेज में आ जाती है, जब वो अपने मेच्योर फेज में आ जाती है, ठीक है। तो यूजुअली हिस्टोरियंस टाइम पीरियड भी वही कंसीडर करते हैं जब वो कौन से फेज में होंगे, अपने मैच्योर, ना तो अर्ली का करेंगे ना तो लेटर का करेंगे, सिर्फ कौन सा करेंगे जब हम मैच्योर फेज में होंगे। तो जो मैच्योर फेज वाला टाइम पीरियड है, ठीक है, वो कितना है आपका, दैट इज समवेयर अराउंड BCE टू लगभग लगवा लो 1700 BC। क्लियर। तो ये तो हो गया आपका पूरा, यहां तक आ गई आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन तक आपकी खत्म हो गई कौन सी हिस्ट्री, कौन सी हिस्ट्री खत्म हुई होगी, प्रोटो, वेरी गुड, ठीक है। प्री तो ऊपर हो गई थी स्टोन पे, यहाँ पर कौन सी खत्म हुई इसके साथ, प्रोटो। अब इसके साथ शुरू होता है आपका वैदिक पीरियड। क्लियर। मैंने देखो चालकुलिथिक एज कहाँ तक लिखाई है, 1000 तक लगाई है। ये बैरियर मान के चलना, इसको एक वो मान लेना कि इट इज अ लैंडमार्क, ये बाउंड्री, ठीक है। इसके बैकग्राउंड में और भी चीजें हुई हैं तो सारी चीजें लिंक करते चलेंगे। अब यहाँ पर पांचवी और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसको चेंज ही करना पड़ेगा, ठीक है। पांचवी जो नेक्स्ट लिखा था आप लोगों ने, या पीछे करो, वो क्या था ना, साथ साथ लिखते रहना, अर्ली वैदिक सोसाइटी, ठीक है। जैसे ही 1750 में उनका डिक्लाइन शुरू हुआ, मतलब हड़प्पा का डिक्लाइन शुरू हुआ, उसके बाद आप लगभग लगभग लगा लो, रफ एस्टिमेट अगर लगाना चाहो तो 1500 BC के लगभग, ठीक है। मतलब जहां पर आपको जो आर्यंस है उनका इन्वेजन देखने को मिल जाएगा। आर्यंस की थ्योरी के बारे में पता है आपको, हु आर आर्यंस, मिडल एशिया से आए थे, ठीक है। हाँ जी, और किसी को आइडिया है हु आर आर्यंस,
पहले ये बताओ, अभी तक ऐसा तो नहीं हो रहा ना कि समझ ही नहीं आ रहा कुछ कि क्या चल रहा है? कोई ऐसा जिसको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा हो कि ये चल क्या रहा है, फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा है? सबको ये तो आइडिया लग रहा है ना कि टाइमलाइन में हम किस किस तरह आगे बढ़ते जा रहे हैं। कोई चीज ऐसी तो नहीं कि डीलिंग हो रही हो कि यार इसके बाद मेरे को समझ ही नहीं आया कि सर क्या बोल रहे हैं। क्योंकि टाइमलाइन वाले लेक्चर में मैं आराम से ले लेता हूँ 1-1.5 दिन, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके बाद जब हर एक उसमें जाएंगे, चाहे हम थोड़ा स्पीड में चल सकते हैं क्योंकि नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप खुद से भी मेहनत कर सकते हो। बट इन वालों को हमको थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा ताकि आपकी जो कहानी है वो डिस्टर्ब ना हो। कहानी एक बार डिस्टर्ब हो गई तो फिर भूल जाते हैं हम सारी चीजें। ओके, सो अर्ली वैदिक सोसाइटी की हम यहाँ पर बात करेंगे। अर्ली वैदिक सोसाइटी जो है आपकी वो कहाँ से कहाँ तक है? समवेयर अराउंड 1500 BCE टू 1000 BCE। देखो आगे सेम पेज पे हम कौन से वाले, चैल्कोलिथिक का एंड भी कब हुआ था? 1000 BCE। इसका एंड भी कब हो रहा है? 1000 BCE। मतलब अब यहाँ से क्या होगा? चेंज होगा, ठीक है। और वो जो चेंज के पीछे कारण है वो क्या रहा होगा? वो कारण रहा है दैट इज द डिस्कवरी ऑफ आयरन। तो इसके बाद से आपकी क्या शुरू हो जाएगी? आयरन एज शुरू हो जाएगी। क्लियर हुआ? स्टोन एज क्लियर हुआ सबको, चैल्कोलिथिक एज, ब्रॉन्ज एज, और अब आगे आपका कौन सा एज? आयरन एज। चारों एजेस क्लियर है? कोई कंफ्यूजन किसको कौन सा कहां पर आता है? क्या क्या एक रफ टाइम पीरियड होगा, है ना। एग्जैक्ट तो अभी आपको याद नहीं होगा, जब आप इनको घर जाके रिविजिट करोगे और लिखोगे या देखोगे तो तब आपको सारे याद हो जाएंगे। बट अभी के लिए चारों एजेस में कोई कंफ्यूजन? ठीक है, तो यहां से आपका आयरन एज शुरू होगी और आयरन एज शुरू होते ही सोसाइटी में क्या चेंज आया वो समझ लो। पहले अर्ली वैदिक सोसाइटी थी, जैसे ही डिस्कवरी ऑफ आयरन हुई उसके बाद हम कन्वर्ट हो गए या चेंज हो गए किसमें? लेटर वैदिक सोसाइटी में। ठीक है, तो ये है समवेयर अराउंड 1000 BC से आगे चलेगी, और लगभग 1000 BC से आगे चलते हुए ये कहाँ तक चलती रहेगी आपकी? कुछ 600 BC के लगभग, ठीक है, 600 BC के लगभग तक ये आपकी चलेगी। अब ऐसा नहीं है कि अगर मैंने कोई टाइम पीरियड दे दिया तो वो पत्थर की लकीर है, हम एस्टिमेट लगा के चलते कि ऑन एन एवरेज जितना रहेगा। ठीक है, जो बाकी स्टोरियंस है, जो यूपीएससी जिस हिसाब से लेता है, यूकेपीएससी जिस हिसाब से टाइम पीरियड लेता है, ये वही टाइम पीरियड है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इसमें चेंजेस होंगे, जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तब इसमें जो एग्जैक्ट टाइम पीरियड है मैं आपको बताता चलूंगा। ओके, किसी को पता है लेटर वैदिक के बाद हमने क्या किया होगा? अब यहाँ से दो धड़ बनेंगे, ठीक है, दो फेजेस में इसको हम बांटेंगे। दो फेजेस में कैसे बांटेंगे? एक तो सोसाइटी के बेसिस पे, या आप ये समझ लो पॉलिटिकल बेसिस पे कि पॉलिटी वाइज क्या चेंज आए, और दूसरा जो चेंज हम लाएंगे दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ सोसाइटी, यानी कि रिलीजन के बेसिस पे। ठीक है, क्योंकि लेटर वैदिक सोसाइटी चल रही है तो आप सबको पता होगा कि यहाँ पे किस तरह के गॉड्स को पूजा जा रहा होगा, कोई बताएगा? नेचर? नहीं नहीं, यहाँ तक तो आ गए थे हमारे जो मेन गॉड्स हैं, वो आ गए थे। जो नेचर वाले थे वो हड़प्पा वाले थे। हड़प्पा हो गया, पेलियोलिथिक वाले हो गए, वो नेचर वर्शिप करते थे। ठीक है, उनके लिए गॉड का कॉन्सेप्ट मतलब एक वो था कि वो जहाँ से रिसोर्सेज को ऑब्टेन कर रहे हैं, जो हमें चीजें प्रोवाइड कर रहा है, उन्हीं को वो वर्शिप कर रहे थे। ठीक है, ब्राह्मिकल प्रैक्टिसेस। ठीक है, लेटर वैदिक तक ब्राह्मिकल प्रैक्टिसेस आ गई। और कोई, किसी का कोई ओपिनियन हो इस चीज पे कि ऐसा हुआ होगा? अरे कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों ने नहीं पढ़ा है वही तो हमें करना है। ठीक है, बट अपने ओपिनियन रखना सीखो, थोड़ा सा बताया जो भी आपको लगता है। ठीक है, यहाँ पर कोई जज नहीं करेगा किसी को। अगर किसी का कोई एब्सर्ड ओपिनियन भी होगा तो मैं नहीं करूँगा, बाकियों से फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए आपको, क्योंकि ये दीज ऑल आर योर कॉम्पिटिशंस। हेल्दी कॉम्पिटिशन है, मारने पीटने मत जाने एक दूसरे को। हेल्दी कंपटीशन हमेशा होना चाहिए आपस में, दोस्तों में, वो पुश करता है एक दूसरे को आगे बढ़ने के लिए। हाँ, जेलेसी वाला फैक्टर नहीं आना चाहिए, ये मैं आपको पहले ही बता दूं। एक अच्छा सिविल सर्वेंट बनने के लिए 2-3 चीजें आपको डालनी पड़ेंगी। कॉम्पिटिटिव नेचर होना चाहिए, बट जेलेसी फैक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, कॉम्पिटिशन करो कि यार, और करो कैसे कि यार मेरी फ्रेंड ने 16 घंटे पढ़ा है तो मैं कितना पढ़ूंगी? एटलीस्ट 16 घंटे 1 मिनट तो पढ़ोगी।
ठीक है, ये नहीं कि ये 16 घंटे कैसे पढ़ रही है इसको 14 घंटे में लाओ, नहीं, खुद को आगे बढ़ाओ। ये वाला कंपटीशन कर सकते हो तो कर लो, ये सबसे बेस्ट रहेगा। चलो, सो अर्ली वैदिक सोसाइटी में पॉलिटी और एक सोसाइटी का दोनों का हल्का हल्का बता देता हूँ। पॉलिटी में आपके राजा महाराजा वैसे वाले नहीं, बट एक हुआ करता था कि जो कम्युनिटी, जैसे ट्राइबल कम्युनिटी, ठीक है, उसका एक हेड हुआ करता था, जिसे प्रधान बोलते थे हम, ग्राम प्रधान वगैरह, ठीक है। तो अंदर की डिटेल की चीज तब समझेंगे, बट अभी के लिए समझ लो कि मतलब आज जैसा हमने राजा वाला कॉन्सेप्ट सुना है ना, राजा महाराजा, ठीक है, वो बिल्कुल इतने बड़े बड़े मुकुट, वैसा नहीं होता था। बहुत सिंपल सा, जैसे हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, ठीक है, ऐसी कम्युनिटी होती थी और उसमें से कोई एक को चुन लिया जाता था, कोई भी इलेक्ट कर लिया जाता था और वो बंदा फिर सबको लीड करता था, ठीक है। और रिलीजन वाइज हम यहाँ पर कुछ गॉड्स को बहुत ज्यादा क्या करते थे, प्रेज करते थे, जैसे इंद्रा, अग्नि, वरुण। अर्ली वैदिक में ये 3 गॉड का सबसे ज्यादा रेफरेंस है। इंद्रा द डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट्स, ठीक है, या द गॉड ऑफ रेन या थंडर, ठीक है। ही वाज मॉडर्न डे थॉर हमारे लिए, है ना। क्विक कंपैरिजन के लिए आप मान सकते हो, मॉडर्न डे थॉर आप मान सकते हो। सो इंद्रा वो हुआ करते थे, वरुणा द गॉड ऑफ विंड की एयर की वाटर, विंड, यस, मतलब कर सकते हो कि गॉड ऑफ विंड आप मान सकते हो उन्हें। अग्नि द गॉड ऑफ, वेरी गुड। लेटर वैदिक चेंज जब आया, यानी कि लेटर वैदिक सोसाइटी आई, तो यहाँ पर जो गॉड का डिस्क्रिप्शन था वो चेंज हो गया। फ्रॉम इंद्रा वरुणा अग्नि टू वी हैव गॉन टू दी, किसके पास चले गए हम, ब्रह्मा विष्णु महेश, ठीक है। और आज की आप सोसाइटी को कंपेयर करोगे तो रिलीजन वाइज आप ज्यादा एसोसिएट कर पाओगे अपने आप को लेटर वैदिक से। क्लियर? ये कंफ्यूजन किसी को तो नहीं रहना चाहिए कि कैसे चेंज हुआ या क्या हुआ या कौन से गॉड्स को अब हम प्रीच करने लगे। सबको क्लियर हुआ? हाँ भाई, हिंदी वाले पहले बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? पक्का? अगर कहीं पर लगे कि सर यू आर गोइंग टू इंग्लिश तो बता देना, मैं व्हाट्सएप में आ जाऊंगा वापस से, ठीक है। या किसी को ऐसे तो नहीं कि बिल्कुल हिंदी में लिख के दिखाने, इतना तो चला लोगे ना, नोट्स मिल जाएंगे तो उसमें तो सब घुमा हुआ मिल ही जाएगा तुम्हें, ठीक है। ये मेरी खुद की वो रहती है कि मेरा पढ़ाने का तरीका ये है कि जो पहला लेक्चर होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि बच्चों को लगे कि यार कुछ सीख के गए, वरना आऊँ सीधा इंडस वैली से शुरू करूँ या पीलियोलिथिक के बारे में लिखवाऊंगा, 4 दिन में बोर हो जाओगे तुम। और मैंने हमेशा बोला है कि हिस्ट्री पढ़ने की चीज नहीं है, कैसी है, ठीक है। चलो, इसके बाद आएगा लेटर वैदिक के बाद आएगा, 2 तरीके से पढ़ेंगे। तो पॉलिटिकल में चेंज क्या आया होगा, पॉलिटिक्स वाइज तो इधर पे चल रहे हैं महाजनपद, महाजनपदास, ठीक है। लेटर वैदिक सोसाइटी के बाद कोई एक जनपद है जो प्रोमिनेंस में आ गया, मतलब ऐसे हमारे टोटल कितने जनपद हमें देखने को मिले, 16 के लगभग हमें जनपद यहाँ पर देखने को मिल गए। और रिलीजन बेसिस पर हमें यहाँ पर कुछ एडिशन मिले। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ब्रह्मा विष्णु महेश को हमने पूजना बंद कर दिया, नहीं, यहाँ पर और भी रिलीजन आपको देखने को मिले, जैसे बुद्धिज्म का ग्रो होगा, जैसे जैनिज्म का ग्रो होगा, ठीक है। तो वो दोनों चीज साइड बाय साइड होगी, महाजनपद भी बढ़ेंगे और इधर पे आपका बुद्धिज्म और जैनिज्म की भी ग्रोथ होगी। क्लियर? सबको समझ आएगी? चलो, तो बहुत बढ़िया, इसको ऐसे ही लिखते हैं। तो लगभग जो ये वाला पीरियड था, तो महावीरा, वर्धमान महावीरा जो आए वो लगभग आपके कब आए, 599 से लेके 527 बीसी के लगभग में थे, ठीक है। फिर बुद्ध या बुद्धिज्म जो आया, ये लगभग कब आए, 563 बीसी के लगभग में आए। क्लियर? बस यही आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। ओके, सो महावीरा, यानी कि महावीरा कौन से बेसिकली रिलीजन से थे, जैनिज्म से थे और बुद्ध बुद्धिज्म से थे। कोई मेरे को 2 सिमिलैरिटीज बता सकता है इन दोनों धर्मों की, अगर किसी ने थोड़ा सा भी पढ़ा हो? है? इनके बहुत सारे डॉक्ट्राइन्स थे, सिमिलैरिटी थी कुछ इनमें, है? नॉन वायलेंस, बहुत बढ़िया, है ना। तो ये तो गांधी जी भी बोल के गए थे, नॉन वायलेंस तो यहीं से लिया था। चलो ठीक है,
अच्छा, इन लोगों ने कहाँ से लिया था? ऐसा तो नहीं है कि ये पहली बार आए होंगे और इन्होंने नॉन वायलेंस का नारा दिया है? क्या ब्रह्मा जी से तो लेके नहीं आए होंगे वरदान, है ना? फिर भी अंदाजा लगाओ कहाँ से लिया होगा। सोसाइटी से लिया था, मतलब जो इससे प्रीवियस अर्ली वैदिक सोसाइटी था उसमें भी था कि भैया वायलेंस नहीं करना, अननेसेसरी वायलेंस। ठीक है, लड़ाई करनी है, युद्ध करना है, युद्ध और लड़ाई में फर्क होता है, मतलब थोड़ा सा अगर मैं बोलूँ युद्ध और वायलेंस में फर्क होता है। आजकल लोग दोनों को एक ही चीज में कैटेगराइज कर देते हैं, है ना? गीता में भी लिखा है कि धर्म के लिए युद्ध करना जरूरी हो जाता है। चलो, सो महावीरा और बुद्धिज्म दोनों के बीच में सिमिलैरिटी नॉन वायलेंस, और कोई सिमिलैरिटी? समाज में क्या चेंज करने के लिए आए थे ये? चलो हिंट दे देता हूँ, सामाजिक तौर पे क्या चेंज? कर्म कांडों का विरोध, ठीक है। ओके, तो आप बोल रहे हो इसको हम सीधा बोल सकते हैं प्रोटेस्ट टू रिलीजियस प्रैक्टिसेस। ठीक है, जो भी हमारी रिलीजियस प्रैक्टिसेस हुआ करती थी उस समय, उन सबके विरोध में ये थे, मतलब उन सबके अराउंड की, जैसे फॉर एग्जांपल उस समय समाज में वुमेन्स को, ठीक है, वुमेन्स को उतना नहीं मिलता था, तो वुमेन्स को आगे बढ़ाने की बात कर रहे थे ये, या शूद्रों के लिए जो डिस्क्रिमिनेशन होता था उसको आगे बढ़ाने की बात कर रहे थे कि शूद्रों के साथ नहीं होना चाहिए, उनको भी जो वेद है उनको पठन करने का, या उनको भी जो ट्रू नॉलेज है उसको ग्रैप्स करने का प्रॉपर प्रॉपर अधिकार होना चाहिए। तो ये तो कौन बोलते थे? दोनों के दोनों, महावीरा और बुद्धिज्म बोलते थे। अब यहाँ पर देखें अगर पॉलिटिकल एंटिटी के हिसाब से तो महाजनपद थे, 16 महाजनपद आज आपके बने हैं, जिसमें मगध, अवंती, कोसाला, ठीक है, गांधा, इस तरह के बहुत सारे आपके महाजनपद, अराउंड अराउंड 16, वज्जी, ठीक है, वज्जी बहुत इंपॉर्टेंट है इन सब में से, ये ध्यान रखना, जो वज्जी वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूँ। बुद्ध जो थे वो वज्जी से ही निकले हैं, वज्जी जो आपका महाजनपद हुआ था वहीं से निकले। पता है किसी को बुद्ध के जो बर्थ प्लेस है वो कहाँ था? चलो उनका नाम बता दो। सिद्धार्थ, ठीक है, सिद्धार्थ नाम आया, ये सबको याद है ना? क्यों बने वो बुद्ध, क्यों निकले वो घर छोड़ के? यार खुद सोचो। एग्जाम्पल देता हूँ, राजा का बेटा था वो, राजा भी नहीं था, एक नोबल का बेटा था वो, सब था उन पे ऐशो आराम, ठीक है, घर से बाहर निकले ही नहीं वो। सोचो, जब तक वो घर से बाहर नहीं निकले तब तक उन्हें बुद्ध बनने का ख्याल ही नहीं आया, और उस दिन भी वो जिद करके निकले थे। मस्त घर में रह रहे, ऐशो आराम भी, शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए। उनके बेटे का नाम पता है किसी को? राहुल, नाम तो सुना होगा, है ना? तो राहुल नाम था, उनकी वाइफ भी थी, सब था, सब चीज थी भाई, आगे जाके उन्हें भी नोबल बनना था। क्यों फालतू में मेहनत करनी? भाई मैं तो कभी ना नहीं करता। मेरे को आज भी कोई ऑप्शन दे कि आपको देते हैं राजा बना देते, मैं मस्त करके, तो मैं क्यों आऊं सुबह 7:30 बजे नींद खराब करके, है ना? इन सब में माथा पच्ची करो, तुम लोगों को पढ़ाओ, बताओ क्यों किया होगा ये? Yes. उन्होंने 4 चीजों के बारे में सोचा, ये 4 चीजें उन्हें दिखी, उसके बाद उनका आत्मग्लानि हुई और उनका माइंड चेंज हो गया कि नहीं यार, मुझे ट्रू नॉलेज जानना है, मुझे रियलिटी जाननी है, ठीक है। और इसी चीज को वैसे तो मैं जब बच्चों को पढ़ाता भी हूँ, PSIR वगैरह पढ़ाता हूँ, तो उसमें मैं लिंक करके दिखाता हूँ। जैसे आप प्लेटो की एक थ्योरी पढ़ोगे, एलेगोरी ऑफ केव, कोई है यहाँ पे PSIR वाला जिसके पास पॉलिटिकल साइंस रही? ठीक, नहीं भी है। तो सेम 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 लेवल की कहानी प्लेटो की भी है, मतलब एग्जैक्ट नहीं है, बट प्लेटो ने भी सेम कॉन्सेप्ट उठाया, एलेगोरी ऑफ केव। उसमें भी यही है कि जो दिखता है एक्चुअल में नॉलेज वो नहीं है, ट्रू नॉलेज इसके कहीं फार बिहाइंड बैठा है। तो बुद्ध भी वही करने गए, वो ट्रू नॉलेज को ग्रैप्स करने गए, ठीक है। तो बस वही आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। तो वज्जी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वहां से बुद्ध आए। दूसरा वज्जी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जितने भी हमारे महाजनपदास हैं, सारे के सारे महाजनपदास में आपकी मोनार्की होती है, ठीक है, मतलब एक सिंगल राजा होता है। वज्जी एक ऐसा था जहाँ पे ओलिगार्की थी। फर्क पता है? नहीं पता तो बता देता हूँ। मोनार्की जिसमें एक सिंगल व्यक्ति हो जो रूल कर रहा हो, ओलिगार्की ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल इन अ कंबाइंड वे, दे मेक रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द पीपल, ठीक है। ओलिगार्की वो होती है जिसमें बहुत सारे लोग एक साथ मिलके नियम बनाए, ठीक है। तो वज्जी एक ऐसा था जहां पर ओलिगार्की चलती थी, जहां पर मोनार्की नहीं चलती थी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आता है यूपीएससी में या यूपीएससी में, मतलब यूपीएससी में तो बहुत पुराने काल की बात कर रहा हूँ, आदि काल। मैं तो चाहता हूँ कि ऐसा काल वापस आए तो हम लोग भी सिलेक्शन ले लें, बट आने से रहा, है ना?
यूकेपीएससी में आप लोगों को ऐसे सवाल अभी भी देखने को मिलते हैं कि जितने भी आपके महाजनपदास थे उनमें से कौन सा महाजनपद है जो ओलिगार्की जहां पर थी, जहां पे मोनार्की नहीं थी या जहां पे ओलिगार्की थी। तो एक है दैट इज योर वज्जी। क्लियर? इन दो कारणों से वज्जी बहुत इंपॉर्टेंट। समझ आया सबको? ठीक है। अब इन्हीं महाजनपदास में से एक इंपॉर्टेंट महाजनपद है जो आपका फेमस होगा। ठीक है। अब वो कौन सा महाजनपद है जो आपका फेमस होगा? किसी को आइडिया? जोर से बोलो यार। हाँ गुड। 150 लोग तुम्हारे कलेक्ट्रेट ऑफिस के बाहर आके चिल्लाएंगे तो तब कैसे उनको शांत करोगे? इतनी धीरे आवाज में तो शांत होने से रहे। अरे तो थोड़ी आवाज में भी दम लाओ, लगना चाहिए ऑफिसर हो। ध्यान रखना, मुझे मेरी इंटरव्यू प्रिपरेशन के टाइम पे किसी ने बताया था कि आप सिलेक्शन के बाद या एकेडमी के बाद ऑफिसर नहीं बनते हो, आपको इंटरव्यू के दिन उनमें अपने आप को ऑफिसर बना के उन्हें दिखाना पड़ेगा, देन ओनली दे सेलेक्ट यू। ठीक है? तो इंटरव्यू से पहले बन जाओ अफसर, अपने दिमाग में तो बनी जाओ। ठीक है? अब ये नहीं बगल वाले को जा छोटू का दरवाजा खोल मेरे लिए चाय ले गया, वो नहीं करना। बट एक कंडक्ट होता है ऑफिसर का, ठीक है, टाइप ऑफ बिहेवियर होता है, एक वे ऑफ टॉकिंग होता है, तो उसको जरूर अपनाना है। उससे क्या होगा, जैसे ही ये चीज कंटिन्यूसली आपके नेचर में आती रहेगी, आप खुद सामने पे अननोइंगली इन्फ्लुएंस कर जाओगे। ठीक है? मतलब पावर के कॉन्सेप्ट होते हैं ना, एक होता है कि आपको पद मिला तो आप पे पावर, एक होती है पर्सनैलिटी ऐसी करिज्मेटिक बनाओ कि सामने वाला खुद इन्फ्लुएंस हो जाए बिना आपके कुछ कहे। मतलब वो ये सोचे कि हाँ यार ये बोलने क्या वाला है, इस बात पे इसका ओपिनियन जानना जरूरी है। ठीक है? तो जैसे महाजनपदास में से एक इंपॉर्टेंट ग्रोह हुआ दैट इज योर मगध। ठीक है? और मगध में भी बहुत सारे किंगडम आए। ठीक है? जैसे आप देखोगे नंद आ गया, नाग आ गया, ठीक है, मौर्यंस आ गए, शुंग आ गए। इन सब में से सबसे इंपॉर्टेंट कौन था यहाँ पे बताओ? मगध में भी यस, मौर्य। कौन थे इसके संस्थापक? हाँ भाई, कोई जोर से बोलेगा तो मैं सुनूंगा। श्रीगुप्त, बहुत बढ़िया। हाँ जी, और कोई? चंद्रगुप्त मौर्य। एनीबॉडी एल्स? चंद्रगुप्त मौर्य थे। पूछ रहे हो बता रहे हो? बता रहे थे। तो था क्यों बोला? मतलब ये वैसी टोन क्यों लगी, मतलब वैसे वाली होती है ना कि पूछने वाली टोन क्यों लगी मेरे को ये? अच्छा, क्लियर नहीं आंसर, ठीक है। और कोई? कुछ तो आ रहा होगा दिमाग में। ठीक है, तो बता देता हूँ इसका। मौर्यन के थे, चंद्रगुप्त मौर्य ही थे। श्रीगुप्त गुप्ता एम्पायर के थे, वो आगे पढ़ेंगे अभी। ठीक है? तो यहाँ पर थे मौर्य के। अरे कोई बात नहीं, ऐसे छोटे छोटे कंफ्यूजन मैंने भी किए हैं। सोचो, मैंने वहां से प्रिपरेशन बताया ना, मैं टेक्निकल बैकग्राउंड से था हमेशा से। मैं वहां से शुरू करी अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन, जहां मुझे फर्क ही नहीं पता था पीएम और प्रेसिडेंट में। और मुझे कोई वो नहीं है इस चीज में एडमिट करते हुए कि बिल्कुल लज्जा आ रही हो कि नहीं। भाई मैंने शुरू वहां से किया था, मेरे को नहीं पता था कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दो अलग अलग चीजें होती है। मैंने होता होगा एक ही होता होगा, हमें क्या करना है यार। क्योंकि देखो, मैं उन वालों में से नहीं था कि जो फ्रंट बेंचर हो, है ना। नॉट एनीथिंग अगेंस्ट यू, यू गाइस आर डूइंग गुड। ठीक है? आई वॉज अ बैक बेंचर। ठीक है? तो मेरा हमेशा से था, पता नहीं क्यों, पढ़ने में अच्छा था बट बैक बेंचर ही था। मेरे को हमेशा लगता था कि पीछे ही बैठना है। और फिर बाद में मुझे किसी ने 8th क्लास में कोट बताई थी एपीजे अब्दुल कलाम की, हर बैक बेंचर को रटी होगी, अगर नहीं रटी होगी तो वो बैक बेंचर नहीं है, रियल बैक बेंचर नहीं होगा। हाँ भाई, पता है किसी को? एक, हाँ, द बेस्ट माइंड केम फ्रॉम दी बैक ऑफ द क्लास। तो मैं उन बेस्ट माइंड में से एक हुआ करता था जिसका खुराफात में दिमाग चलता था। ठीक है? बाद में समझ आया कि नहीं, पढ़ाई में लगाते, तो जब पढ़ाई में लगाए तो और अच्छा चला। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कभी भी ऐसी गलती हो तो अगली बार जवाब देने से रुकना नहीं है। ठीक है? अगली बार भी जवाब देना है, ऐसे नहीं कि एक बार गलत हो गया तो दोबारा जवाब नहीं दूंगा। और जवाब दो और गलत करो। प्री से पहले, मीन्स से पहले गलती करते रहो, ताकि प्री और मीन्स में गलती ना हो या इंटरव्यू में गलती ना हो। ठीक है? गलती करना हमारा नेचर है, वी आर ह्यूमंस, गलती करनी चाहिए। जितनी ज्यादा गलती करोगे उतनी ज्यादा जल्दी सीखो। पर गलतियों से सीखो भी, वो भी मतलब वो नहीं करते हो, तो गलतियों से सीखना भी है। अगर कुछ गलत किया है तो उसको सीखोगे क्या गलत किया। तो यहाँ पर थे आपके कौन? चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिन्होंने मौर्यन डायनेस्टी को बहुत आगे तक बढ़ाया। ठीक है? इस मौर्यन डायनेस्टी का टाइम पीरियड लिख लो,
324 टू 187 BCE, ठीक है। ये जो मौर्यन है 324 टू 187 BCE, ठीक है। मौर्यंस को हटा के कौन आया होगा? मौर्यंस हटे तो कौन आया होगा? शुंग। अब तो बस लिखते जाना है, बस अब कहानी याद रखनी है कि मौर्यन थे। अब देखो कहानी बता देता हूँ उसके पीछे, बड़ी अच्छी कहानी आपको लगेगी, बिल्कुल वैसी वाली लगेगी। बाहुबली मूवी देखी है किसी ने? है ना, ठीक है, उसी का सीन बता देता हूँ, याद रख लेना वैसे ही करके। तो जो मौर्यन के आखिरी राजा थे, उनके एक सेनापति हुआ करते थे, पुष्यमित्र सुंग, ठीक है। तो पुष्यमित्र सुंग ने देखा कि यार मेरा जो राजा है वो कैपेबल राजा नहीं है, तो फिर उन्होंने गला काट दिया उसका। वही है ना बाहुबली का डायलॉग, ऐसे आदमी का उंगलियां नहीं काटते काटते, ठीक है, तो सर काट के खुद राजा बन गए। तो यहाँ पर कौन आए फिर? शुंग डायनेस्टी की स्थापना। और ध्यान रखना, जो शुंग डायनेस्टी थी, शुंग डायनेस्टी के जो राजा थे पुष्यमित्र शुंग, ये ब्राह्मण हुआ करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो ब्राह्मण थे वो पहली बार पावर में आए थे। चंद्रगुप्त मौर्य कौन से पर्टिकुलर क्लैन से आते थे, किसी को पता है? मौर्य क्लैन से आते थे। अब इनके भी ओरिजिन के ऊपर दो कहानियां। क्यों दो कहानियां हैं? अगेन हमेशा ध्यान रखना, विनर्स ऑलवेज राइट हिस्ट्री, लूजर्स डोंट इवन हैव चांस टू राइट। हमेशा जीते हुए ही हिस्ट्री लिखते हैं। तो जो जीता होगा वो अपनी गलतियां या अपनी कमियां हमेशा छुपाएगा, सब चीज नहीं बताएगा। आप भी जिस दिन सिलेक्ट हो जाओगे आके बोलोगे रे मैं 16 घंटे पढ़ती थी, मैं 16 घंटे पढ़ता था, मैंने दिन रात एक कर दी। अंदर से रियलिटी आपको भी पता है कि कहाँ कहाँ आपने गलती करी है, कब कब आप लोग लेजी हुए हो, है ना, कब कब आपने चीजों को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया होगा। बट सिलेक्शन के बाद तो सबकी कहानियां बहुत अच्छी होती है, सबके आंखों में आंसू आ जाते हैं एकदम कि अरे ये दीदी ने तो बिल्कुल कुछ गजब ही कर दिया, ऐसा ही बनना है दीदी जैसा। दीदी को खुद नहीं पता हो क्या कब कब उन्होंने सीरियस है। हाँ मजाक नहीं, मेरे कुछ साथ के थे, मेरे से भी खत्म कैटेगरी वाले थे, वो सिलेक्ट हो गए। मैं भाई क्या किया, अब ऐसा मेरे को बता, भाई तेरे से ही तो पढ़ गए, हम सिलेक्ट हो गए। अब वही है कि उनके पास थे थोड़ी एक्स्ट्रा चीजें तो वो कर गए, या किस्मत का भी खेल होता है, बट ठीक है। सो जैसे मैं बता रहा था कि विनर्स ऑलवेज राइट हिस्ट्री, तो हिस्ट्री हमेशा उसी ने लिखी है। तो जब चंद्रगुप्त मौर्य की बात आती है तो वैसे तो जो बाद के सोर्सेज हैं वो उन्हें बताते हैं कि ही बिलोंग टू शूद्र क्लैन, ठीक है, यानी कि शूद्र कम्युनिटी से हुआ करते थे। बट कुछ बोलते हैं कि मौर्य जो थे वो राजपूत भी थे। अगेन कंफ्यूजन है, ठीक है, इस पे आप बिल्कुल क्लियर नहीं बोल सकते कि हाँ भाई यही है। आप अगर इंटरव्यू में आपसे पूछा जाए ऐसा क्वेश्चन तो कैसे टैकल करोगे? नॉट सब नहीं है, डेटा तो है, सफिशिएंट तो डेटा है। आप बोल सकते हो कि टू मच डेटा अवेलेबल या बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी डेटा अवेलेबल है। कुछ हिस्टोरियंस ये वाले मतलब ओपिनियन को आगे करते हैं, कुछ हिस्टोरियन इस वाले ओपिनियन को आगे करते हैं। तो जो ओपिनियन ज्यादा मैटर करता है उसके हिसाब से आप देखोगे, ठीक है। सो मौर्यन हो गया यहाँ पे। मौर्यन के बाद मैंने आपको बता दिया कौन है, अरे यार इसको, हाँ मौर्यन के बाद अब आपके आए कौन? यस, शुंग। शुंग डायनेस्टी आ गई आपकी। ये जो शुंग डायनेस्टी थी इसका टाइम पीरियड है 185 टू 148 BC। क्लियर? शुंग के बाद आपको अब अगेन यहाँ पर भी दो तीन चीजें हैं, अब इसके बाद बस आप नाम लिखते हुए चलना, ठीक है, क्योंकि अब ये कंटेम्पररी रूलर्स आएंगे। कंटेम्पररी मतलब एक साथ किसी इंडिया के किसी और कोने में कोई राजा आ गया उसका भी पढ़ना है, सेम टाइम पे सेंट्रल इंडिया में कौन है वो भी पढ़ना है, सेम टाइम पे नॉर्थ ईस्ट में कौन है या साउथ में कौन है वो भी पढ़ना है, ठीक है। तो अब बस अब नाम लिखते चलना इनका, जब आप नाम लिख लोगे तो फिर आपको मैं धीरे 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 बताता रहूंगा। इसके बाद आते हैं आपके इंडो ग्रीक्स, या इन्हीं के टाइम पे आते हैं इंडो ग्रीक्स। तो जब सेंट्रल इंडिया में, तो इस तरीके से मान लो अगर मैं इंडिया का मैप बनाऊं, ठीक है, इंडिया का मैप बनाओ, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है ना। मैं बस पीओके को अपना मान के चलता हूँ, बाकी मैं ऊपर नीचे कर देता हूँ इधर उधर, क्योंकि पीओके वाले को अगर उधर दिखा दिया तो एनएस से मेरे पे ही ना लग जाए कहीं, इसलिए पीओके वाले को तो मैं इंक्लूड कर लेता हूँ, बाकी ऊपर नीचे हो जाता है तो थोड़ा चला ले भाई। एग्जाम में अगर 10 सेकंड में आपको मैप बनाना है तो इससे बढ़िया तो मेरे से नहीं बनाया जाएगा, है ना। चलो, तो सेम टाइम पे आप देखो जो शुंग डायनेस्टी है वो कहाँ पर है, वो इस पर्टिकुलर पार्ट में, ये रहा मगध का आसपास का एरिया। मगध
यानी कि बिहार, मॉडर्न डे बिहार, मॉडर्न डे उड़ीसा, मॉडर्न डे आधा यूपी, मतलब थोड़ा सा यूपी। ऑल्दो अगर आपको मैं बताऊं कि जो टाइम था, जो जेनिथ थी मगध एम्पायर की, जो सबसे पीक रहा है मगध एम्पायर का, उस समय वो कांधार तक थे, ऑल द वे टू अफगानिस्तान। नीचे कहां तक गए थे? देवगिरी तक गए थे, मतलब लगभग यहाँ कलिंगा वॉर, सुना है अशोका की कलिंगा वॉर, जिसके बाद उन्हें उनका क्या बोलते हैं, अंदर से चेंज आ गया था उनमें, आत्मचिंतन किया उन्होंने, ठीक है, हृदय परिवर्तन, सॉरी हृदय परिवर्तन याद नहीं आता, हृदय परिवर्तन हो गया उनका, है ना, मुन्ना भाई एमबीबीएस में भी बोलते हैं ना कि हृदय परिवर्तन करना चाहिए। तो कलिंगा वॉर के बाद अशोका का हृदय परिवर्तन हो गया था, ठीक है। पहले वो बहरी घोष की पद्धति को अपनाते थे, उसके बाद वो धम्म घोष में चले गए। बहरी घोष और धम्म घोष डिफरेंट आइडियोलॉजीज है। बहरी घोष कि आपको इन्वेड करना है, ठीक है, आपको ज्यादा से ज्यादा टेरिटरी कर लेनी है, ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंशन करना है। और धम्म घोष की जो टेरिटरी है उसमें आपको धर्म की स्थापना करनी है। धम्मा आपका पाली लैंग्वेज में या प्राकृत लैंग्वेज में होता है धम्मा, और सेम हिंदी में पढ़ोगे तो उसे धर्म बोला जाता है। तो धर्म धम्मा दोनों सेम चीज। क्लियर? ऐसे तो नहीं आ रहा कि ओवर बम्बार्डिंग ऑफ फैक्ट्स हो रही है आप लोगों के ऊपर कि क्या क्या बोल जा रहे हो, धीरे धीरे बोलो। समझ आ रहा है ना? ये चीजें इतनी बार रिपीट होंगी कि आपको खुद ही याद हो जाएंगी। आधी चीजें तो मैं खुद ही याद करा के जाऊंगा, टेंशन में। आपको ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, जितना प्रेशर यहाँ पे कम रहेगा जिंदा रहोगे तुम लोग, मतलब। चलो, तो शुंग डायनेस्टी हो गया। सेम टाइम पे ये वाला जो पार्ट है इसको क्या बोलेंगे? नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, ठीक है। तो जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है वहां पर आ गए आपके कौन? इंडो ग्रीक, ठीक है, इंडो ग्रीक्स यहाँ पर आ गए। फिर आपको देखने को मिले, अच्छा इंडो ग्रीक्स की टाइमलाइन आप लोग बस क्या करते चलना, मैं आपको मैप में समझाता रहूंगा, साथ साथ आप जैसे इसके नीचे ना, इसके नीचे लिखते चलना। जैसे यहाँ पे लिखो इंडो ग्रीक। इंडो ग्रीक की टाइमलाइन क्या है आपकी यहाँ पे? 190 टू 165, 190 टू 165 बीसीई, ठीक है। फिर उसके बाद हम बीच के कुछ जो छोटे मोटे राजा हैं उनको स्किप कर रहे हैं, मैंने इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ आपको। इसके बाद आप लिखना कण्वा, कण्वा डायनेस्टी, KANVA, कण्वा डायनेस्टी की यहाँ पर आपकी बात होगी। और ये जो कण्वा डायनेस्टी है इसका टाइम पीरियड लिखना 75 टू 28 बीसीई, 75 टू 28 बीसीई, बीसीई, यस। अभी तक हम सीई वाले एरा में नहीं है। अब इसके बाद आपको दो तीन ऐसे मिलेंगे जिनमें आप एकदम से स्विच मारोगे। सो यहाँ पर आप देखो, पहले सातवाहनास, सातवाहनास, क्लियर? सातवाहनास का टाइम लिखो 60 बीसीई से, 60 बीसीई से 225 सीई, ठीक है, 60 बीसीई से 225 सीई। बहुत इंपॉर्टेंट रहे, सातवां नास भी आपके लगभग लगभग यहाँ पे रहे थे, ठीक है। शुंग के बाद इन्होंने ऑल दो ये वाला पार्ट भी कैप्चर किया था, तो इसको ऐसे लिख देता हूं मैं, ये रहा ये वाला पार्ट, ठीक है। सातवां नास की दो दो खासियत बता देता हूं आपको, जो बहुत बार पूछी गई, रिपीटेड लेक्चर में पूछी गई। सातवां नास का दूसरा नाम पता है किसी को? सेकंड नेम ऑफ सातवां नास, यूपीएससी ने मतलब अपने जो अलग अलग एग्जाम है उनमें पूछा है बहुत बार, और रिपीटेटिव नेचर में पूछा है। जैसे अगर आप बात करोगे 2000 2010 के लगभग में तो पूछा था, सीएपीएफ में तो 2020 में भी पूछा है कि सेकंड नेम ऑफ सातवाहनास दैट इज आंध्रास, ठीक है। सॉरी, आंध्रास, ठीक है। सातवाहना का दूसरा नाम है आंध्रास। और इनकी एक खासियत बताई है यूपीएससी, खासियत है कि ये एक लौता ऐसा साम्राज्य था जहां पे लेड के कॉइन, शीशे के कॉइन, लेड जो एलिमेंट में जिसको हम शीशा बोलते हैं, तो लेड के कॉइन देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। कौन से कॉइन्स? लेड कॉइन्स।
जिसे हम शीशा बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। हाँ ये भी है, वो सोसाइटी में आ जाएगा कि भैया ये ऐसे लोग थे जो पेट्रियार्की को नहीं मैट्रिलिनी को फॉलो करते थे। बट इसमें भी कंफ्यूजन है, देखो कंफ्यूजन क्या है, मैट्रिलिनी और मैट्रियार्की में फर्क होता है। यूजुअली क्या होता है, हम पितृसत्तात्मक समाज में है कि भाई जो लीनियज है वो किससे काउंट करेंगे, हम फादर से काउंट करेंगे। तो फादर का ही मतलब जैसे मैं हूँ, मैं किस घराने का माना जाऊंगा, किस क्या बोल सकते हैं, किस वंश का माना जाऊंगा, जिस वंश के मेरे पिताजी हो, ठीक है। टाइटल मुझे किसका मिलेगा, नाम मुझे किसका मिलेगा, सेकंड नेम मुझे किसका मिलेगा, मेरे फादर का मिलेगा, ठीक है। गर्ल्स में भी यही होता है, बाद में चाहे तो वो चेंज करवा सकती है शादी के बाद, नहीं करवाना चाहे तो वो दोनों यूज कर सकती है ना। ये भी आजकल बड़ी कॉमन प्रैक्टिस हो गई है। बट मैट्रिलिनी में क्या होता है, सातवां नाश के टाइम पे वंश उनका पापा से ही चल रहा था, नाम वो मम्मी से लेके थे। जैसे गौतमी पुत्र सतकर्णी, तो पता लग गया किसके पुत्र हैं, गौतमी के पुत्र हैं, ठीक है। मैट्रिलिनी मैट्रियार्की दोनों में फर्क है। हिंदी वालों को कंफ्यूज, पैट्रियार्की मतलब पितृसत्तात्मक, मैट्रियार्की मतलब मातृसत्तात्मक, ठीक है। मातृसत्तात्मक मतलब जो वंश होगा वो किससे चलेगा, मम्मी की तरफ से चलेगा, ठीक है। चलो एक छोटा सा सवाल पूछ लेता हूं आपसे, फन फैक्ट है, इंडिया में कोई ऐसा कम्युनिटी है जहां पर मैट्रियार्की चल रही हो, अभी भी कॉमनली प्रैक्टिस होती हो, आप लोगों को क्या लगता है, होगा कोई ऐसा है? थारू, थारू जनजाति, और चलो ये तो उत्तराखंड में हो गया, बाकी और कहीं होता है? नॉर्थ ईस्ट में होता है, ये नागालैंड साइड होता है, ठीक है। अच्छा थारू में क्या होता है, जैसे मेरे को उत्तराखंड का उतना नहीं पता, तो आप बताओ थारू में होता क्या है, शादी कौन किससे करता है, लड़का अरे नहीं, जैसे यूजुअली हम क्या कहते हैं, शादी में बारात कौन लाता है, लड़की लाती है, बारात लाता कौन है, लाता आती किसकी है, वो नहीं, लाता कौन है, आप बारात लाओगे कि आएगी, आएगी ना, ठीक है। तो थारू में क्या होता है, सोचो जिस जिस कम्युनिटी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो नॉर्थ ईस्ट में है, वहां पे लड़की बारात लेके जाती है और लड़के की विदाई होती है, तो लड़का रोता होगा क्या, मतलब मैं तो यही सोचता हूँ कि लड़का रोता होगा क्या, क्या लगता है आपको, रोता होगा लड़का? हाँ जी, ठीक है, चलो आप लोगों के साथ ऐसा ना हो जाए, अच्छी जगह पैदा हो गया तो ठीक है। किसी का है ऐसा मन, मतलब घर जमाई बनने का है कोई, जिसके मन में ऐसा ख्याल आ रहा हो? अच्छा ख्याल है वैसे, मेरे को ऑप्शन मिले मैं तो ले लूँ। वो नहीं होता कि मैं शादी के बाद भी कहा, अरे तू ही कर, मैं तो करना ही नहीं चाहता, मैं 2 घंटे जाऊंगा पढ़ा के आ जाऊंगा, बाकी तू ही कर, मेरे को छुट्टी दो, मैं खुश हूँ भाई, मैं घर का काम कर लूंगा, मैं खाना वाना अच्छा बना लेता हूँ, मैं खाना वाना बना के खिला दो, कोई दिक्कत नहीं। चलो वैसे ऐसे समाज में पैदा नहीं हुआ है तो छोड़ो, है ना। बट सातवां नाश क्या करते थे, नाम किसका लेते थे, माता का नाम लेते थे, तो एग्जाम्पल गौतमीपुत्र सतकर्णी, ठीक है। इसके बाद है पार्थियंस। अब ये पार्थियंस है, ये अगेन कहां पर है, यहाँ पर है, ठीक है। सेंटर में कौन कौन थे, शुंग थे, सातवाना सेंटर वाले थे, पार्थियंस कहाँ थे, इधर थे, ठीक है। तो ये जो आए हैं ये है पार्थियंस, दे वर अराउंड 247 BCE टू 225 AD, देख लो पार्थियंस, लिख देता हूं पार्थियंस, ठीक है। क्या बताया मैंने टाइम पीरियड, 247 से लेके 225, ठीक है। यहाँ पे BCE और यहाँ पे CE, ठीक है। अब थोड़ा सा जल्दी लिख लेते हैं यार, क्योंकि टाइम कम है हम लोगों पे। अगला लिखो फिर, सक, SAKA, सका। सातवां नाश का टाइम पीरियड था 60 BCE टू 225 AD, यानी कि 60 BC टू 225 CE, ठीक है। ये सातवां नाश का बता रहा हूँ आप लोगों को, मैंने किसका बताया अभी, पार्थियंस का। पार्थियंस का याद है कितने से कितने था, 247 से लेके 225 तक, क्लियर, कोई कंफ्यूजन तो नहीं हुआ किसी को, अगर होगा तो तभी बता देना, ये तो घर जाके होगा क्या लिखवा गए, ये कुछ समझ नहीं आ रहा मैं, फिर अगले दिन छुट्टी मार दोगे फालतू में। अगला सक थे, ठीक है, सका,
इन्हीं में एक इंपॉर्टेंट रूलर है, बस नाम याद रखना, कनिष्क का आप लोगों ने नाम सुना होगा, जिसके टाइम पे बहुत संगति भी हुई थी। ठीक है, तो शक का टाइम पीरियड लिखो 78 सीई टू 120 सीई, 78 टू 120। अब इसके बाद लगभग लगभग सारे सीई में ही चलेंगे, 78 टू 120। ठीक है, थोड़ा सा साउथ इंडिया के पढ़ लो, तो साउथ इंडिया का तो पूरा अलग चलता है। साउथ इंडिया में 3 मेन आपके डायनेस्टीज हैं, कौन कौन सी? चोल, चेर एंड पांड्यास, तीनों का एक साथ। इस पूरे को हम लिखते हैं संगम, पूरे को हम क्या लिखते हैं? संगम एज। तो ये संगम एज कहां से कहां तक है? तो संगम एज की याद रखना 300 BCE से लेके 300 CE तक। यूजुअली पहले ज्यादा ध्यान नहीं होता था संगम की तरफ, अब लास्ट कुछ टाइम से आप देख रहे हो, पिछले 5 सालों से तो ट्रेंड है कि संगम एज की तरफ भी लोग सवाल पूछ रहे हैं। ठीक है, यूके पीसीएस अभी थोड़ा जा ही रहा है, यूपीएससी तो पहुंच चुका है ना। तो चल भाई मैं आया वाला सीन है इनका कि जहां जहां यूपीएससी पहुंचेगा वहां वहां पहुंच जाता है। अब तो आई थिंक पैटर्न भी पूरा लगभग लगभग सेम ही कर दिया है। अच्छा, आप लोगों में से कौन एलिजिबल है जो इस साल दे रहा है? कोई ऐसा है जो अभी जो लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन की सोच के आया है, पंचवर्षीय योजना, या सब एक साल की प्लान बना के बैठे हैं? पंचवर्षीय वाला है कोई यहाँ? होगा भी तो बताएगा क्यों, है ना, बेइज्जती हो जाएगी बताना ही क्यों है हमें। ठीक है, पर ट्राई करना कि जल्दी हो जाए, है ना, कि इतनी देर ना हो जाए आते आते कि तेरे आने का मन खत्म हो जाए। सुना है किसी ने ऐसे? चलो अगला लिखो, वाकाटकास, VAKATAKA, वाकाटका, VAKATAKA, वाकाटका। क्या करे भाई, नाम चेंज नहीं कर सकता ना, ऐसे है तो है। इनका लिखो 250 से लेके 500 सी, 250 से लेके 500, ये लगभग लगभग इस पार्ट में मिलते थे आपके, सेंट्रल इंडिया के ही आसपास के पार्ट में मिलते थे। ठीक है, अगला लिखो गंगा डायनेस्टी, गंगा डायनेस्टी। किसी को पता गंगा डायनेस्टी कहाँ की है? हाँ, तूने क्या नाम सोचा पहले? अच्छा, गंगा डायनेस्टी, गंगा डायनेस्टी ये आपके उड़ीसा साइड ज्यादा मिलती थी। ठीक है, गंगा डायनेस्टी का टाइम पीरियड लिख लो 252 1004 AD, 252 1004 AD, मतलब CE लिख देना 4। तो आप देख सकते हो कि कितना लंबा चला है इनका कार्यकाल, और उड़ीसा में ये बहुत फेमस डायनेस्टी हुआ करती थी। ठीक है, आफ्टर अशोका मतलब इन्होंने ही दोबारा से उड़ीसा को बनाया और बहुत लंबे समय तक ये चली है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर इसके बाद लिखो पल्लवास, पल्लवा, पल्लवा डायनेस्टी 275 टू 897 AD, 275 टू 275 टू 897 CE। ठीक है, चलो अगला लिखो चालुक्यास, चालुक्या, चालुक्या डायनेस्टी चालुक्या डायनेस्टी 543 टू 755 AD, 543 टू 755, 755। ठीक है, क्लियर हुआ सबको ये? अगला लिखो गुप्ता, और इनके फाउंडर कौन थे? श्री। ठीक है, 322 550, 322 550 CE। ठीक है, फिर आता है हर्षवर्धन, नहीं रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, पुष्यभूति, 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 पुष्यभूति। बस जब ये चीज शुरू हो जाती है ना, बस यहीं से मूड खराब होना शुरू हो जाता था मेरे, बस जब मुझे ऐसे ऐसे नाम याद रखने पड़ते थे, पुष्यभूति, वाकाटका, जो मैं प्रोनाउंस भी नहीं कर पाता था एक टाइम। ठीक है, पुष्यभूति
500 to 647 CE, 500 to 647 CE। फिर लिखो हर्षवर्धन, हर्षवर्धन सीई, दोनों सेम है, सीई और एडी सेम ही है, बीसी वाला थोड़ा फर्क आ जाता है। ठीक है, हर्षवर्धन लिख दिया आपने, इसका टाइम पीरियड लिखो 606 to 647 सीई। फिर लिखो पाला ऑफ बंगाल या पाल डायनेस्टी ऑफ बंगाल। ठीक है, पाल डायनेस्टी आपकी बंगाल में थी। सेवन फिफ्टी टू 1161, 750 to 1161। ठीक है, अगला लिखो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी, राष्ट्रकूट डायनेस्टी, राष्ट्रकूट डायनेस्टी 753 to 982। ठीक है, तो लगभग जितनी भी आपकी मेजर डायनेस्टीज थी ये थी, तो मैंने आपको जितनी भी मेजर थी उनका नाम बता दिया। अब देखो हमें पढ़ना भी लगभग यही तक है, रफली आप अगर क्लासिफाई करोगे मेडिवल हिस्ट्री कब से शुरू होती है, मेडिवल हिस्ट्री वहां शुरू हो जाती है जैसे ही इन्वेडर्स आने शुरू होते हैं हमारे पे। ठीक है, जैसे ही फॉरेन इन्वेडर्स आने शुरू हो जाते हैं हमारे, तो वहां पर आपकी क्या शुरू हो जाएगी, ये वाली हिस्ट्री शुरू हो जाएगी। क्लियर, तो बस आपको इतना ध्यान रखना है। अभी जैसे इसमें एक लेक्चर मेरा जो कल वाला होगा उसमें मैं सोर्सेज आपको बता दूंगा कि कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है। ठीक है, आप कौन सी बुकलेट फॉलो करोगे, जैसे हम लोग यूजुअली, मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि इसको पढ़ने से पहले आप एनसीईआरटी तो एटलीस्ट अपना निपटा लो। एनसीईआरटी पता है ना कौन सी वाली, अगर किसी को बेसिक नॉलेज भी नहीं है तो क्लास 8th की उठा लेना, सिर्फ क्लास 8th, 9th 10th बिल्कुल नहीं उठानी, सिर्फ क्लास 8th की उठाना। नहीं, फायदा नहीं है, फायदा नहीं है, बोलने को तो 6 to 12 बोल दो, फायदा कुछ है नहीं, है ना। वो ज्योग्राफी में फायदा हो सकता है अगर आप बिल्कुल बेसिक लेवल हो, पर इतनी अंडरस्टैंडिंग सबको होती है यहाँ पे, है ना। तो क्लास 8th की आप एनसीईआरटी उठाना, उसको पढ़ना, और उसके बाद सीधा आ जाना क्लास 12th में। क्लास 12th की 3 थीम्स है, थीम 1, थीम 2, थीम 3, नहीं 11th की नहीं, सिर्फ 8th और 12th। अब क्यों, क्योंकि बाकी में वर्ल्ड हिस्ट्री है, वो आपके काम की नहीं, है ना। यूपीएससी में प्री में आती है वर्ल्ड हिस्ट्री, सिलेबस पता है किसी को, है जी, सिलेबस पता है। पहले तो क्यों के बाद ये भी तो जान लिया करो क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है वो समझ आ गया। चलो क्या का मैं कल बताऊंगा, है ना। वाई मैंने आज समझा दिया, वाई एंड व्हेन नहीं, हाउ मैं कल समझाऊंगा। ठीक है, चल तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, अच्छा हाँ, इसको रोक देता हूँ, उसके बाद